नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस की स्थापना और उसके प्रमुख अधिवेशनों से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए टॉप 55 क्वेश्चन को। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और प्रश्नों को हम देखना शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने ARO प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक कंबाइंड बैच बनाया हुआ है। तो एक ही जगह से समग्र रूप से व्यवस्थित तरीके से एकदम शुरुआत से ARO प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करने के लिए आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स से संबंधित अधिक जानकारी चाहिए या आप जुड़ने के इच्छुक हैं तो आप 9506742546 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और कॉल करके भी बात कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई ARO के कोर्स की। अब आ जाते हैं हम सीधे सीधे प्रश्नों पे। तो यहाँ आपको बोर्ड पे प्रश्न दिखता हुआ चलेगा, उसके नीचे ये भी दिखेगा कि वो प्रश्न किस एग्जाम में किस वर्ष में पूछा गया था। आप भी मेरे साथ प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बीपीएससी प्री 2000 और बीपीएससी प्री 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। बहुत आसान सा प्रश्न है जैसा कि हम जानते हैं। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक आईसीएस के सेवानिवृत्त अधिकारी थे। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता, मिलिट्री कमांडर। तो असैनिक सेवक थे ये ब्रिटिश राज के, आईसीएस के रूप में इन्होंने ब्रिटिश राज की सेवा की थी। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये देखिए लगातार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो बीपीएससी में 1999, तो उत्तराखंड पीसीएस में 2006 में, यूपी पीसीएस में 2010 में, झारखंड पीसीएस में 2003 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई और यहीं इसका पहला अधिवेशन भी हुआ। तो ये हमारा इसका उत्तर है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 52 ने, 62 ने, 72 ने, 82 ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया बंबई में। इस सम्मेलन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो सी हमारा इसका उत्तर है। व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? कलकत्ता में, लाहौर में, मुंबई में, पुणे में। यह भी प्रश्न लगातार रिपीट हुआ है। तो निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में आयोजित किया गया गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? एयो ह्यूम, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और इनमें से कोई नहीं। देखिए कितनी एग्जाम में यह प्रश्न जो है रिपीट हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। एयो ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं थे। और दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला, 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो ये बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में पूछा गया शानदार प्रश्न है। तो देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। तो पूछा क्या जा रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो ये तो था देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना।
देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना निश्चित रूप से यह भी था। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्णतः एक राजनीतिक संगठन था और इसलिए सामाजिक कार्यों का इसमें स्थान नहीं था। तो यह शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार करना, ये इसका जो है उद्देश्य नहीं था। मैंने प्रॉपर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या उद्देश्य रहे और वहां पे स्पष्ट ये भी लिखा है कि प्रारंभिक कांग्रेस के क्या उद्देश्य रहे, यानी जब कांग्रेस के ऊपर नरमपंथियों का वर्चस्व था तो उस कांग्रेस के क्या उद्देश्य रहे, उसमें इन सब बातों को हमने किया हुआ है। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें, तो ये भी डी। तो सी हमारा उत्तर होगा, 7th का हमारा उत्तर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? एयो ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में अध्यक्ष तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, लेकिन एयो ह्यूम महासचिव थे। तो एयो ह्यूम 1885 से लेकर के लंबे समय तक कांग्रेस के महासचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है, उन्होंने कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के महासचिव ये बने रहे, लेकिन अध्यक्ष कभी नहीं बने। तो 8th का हमारा उत्तर है ए। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? यूपीपीसीएस मेंस 2011, यूपीपीसीएस मेंस 2006, यूपीपीसीएस मेंस 2012। यूपी में प्रश्न किस प्रकार से रिपीट होते हैं उसका एक ये एग्जाम्पल है। 2006, फिर 11, 12। मैं हमेशा बताता हूं नया प्रश्न बनाना चुनौतीपूर्ण कार्य है और पहले का प्रश्न सीधे सीधे कॉपी पेस्ट करना होता है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड डफरिन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था और इसी ने कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था बताया था, यानी कि कांग्रेस की कोई अपील जनता में नहीं है, इसका कोई प्रभाव नहीं है, यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। अगला, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? यूपीपीसीएस मेंस 2012, यूपीपीसीएस प्री 2018। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लेंसडाउन। तो लॉर्ड डफरिन इसका उत्तर है, जैसा कि हमने अभी बात की। अगला, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। एमपीपीसीएस प्री 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, प्रथम जनगणना की शुरुआत। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने की इंडियन एसोसिएशन बनाया था और इंडियन एसोसिएशन का दूसरा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में आयोजित किया गया था, ठीक उसी समय जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में आयोजित हो रहा था। तो इस कारण से उस समय के सबसे प्रखर राष्ट्रवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिनकी बहुत अच्छी कमांड थी कलकत्ता के लोगों पर, वो इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। तो एक बहुत बड़ा नाम सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे।
तो डी इसका उत्तर है। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गणेश आगरकर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। तो सी इसका उत्तर है, दादा भाई नौरोजी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो ये बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 जो हुआ, इसमें इस तरह के प्रश्न पूछे गए। मुझे लगता है इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की बहुत आवश्यकता नहीं है, इसका कोई बहुत अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन इस तरह के 2 प्रश्न जो है पूछे गए बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में। एकदम लेटेस्ट प्रश्न है, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 2 ने लिया, 33 ने लिया, 30 ने लिया, 41 ने लिया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में बताया जाता है कि 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कहीं कहीं आपको यह संख्या 434 लिखी हुई भी मिल सकती है। इसमें से 33 मुस्लिमों ने भाग लिया, तो कुल 436 में से 33 मुस्लिम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 2 मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया था। अगला, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? तो सर डब्ल्यू बेडबर्न, वी लियम डिग्बी, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो विलियम डिग्बी के नेतृत्व में 1889 में कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से एक समिति जिसका नाम था ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो बी इसका उत्तर है। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे यूपीपीसीएस प्री, उत्तराखंड, यूपी लोअर, यूपीपीसीएस मेंस, एक लाइन से। तो अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, M.A. अंसारी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष डी बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था, की अध्यक्षता की थी। तो अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले तो हो गए बदरुद्दीन तैयब जी। अब दूसरे अध्यक्ष कौन बने, ये भी देखिए, बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में पूछा गया। अभी तक सब एग्जाम में कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात पूछी जाती थी, लेकिन इसमें एक तो प्रतिनिधियों की संख्या पूछा गया बीपीएससी री एग्जाम में, और फिर देखिए जो है कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, यह पूछा जा रहा है। अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, रहीमुतुल्लाह मोहम्मद सयानी। तो रहीमुतुल्लाह मोहम्मद सयानी ने कांग्रेस के 12वें अधिवेशन 1896 की अध्यक्षता की। यह अधिवेशन एक और मामले के लिए बेहद प्रसिद्ध है, कमेंट करके आप बताइए कि किस लिए। ठीक है, तो सी इसका उत्तर है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ये आईएएस प्री 2015 में पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। पूछा जा रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो यह गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा एनी बेसेंट थी, सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा थी। ठीक है, तो केवल 2 बचा, तो बी हमारा उत्तर है, केवल 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी ही थे।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। निर्वाचित से यहां कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। एयो ह्यूम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड बेब, एनी बेसेंट। तो जॉर्ज यूले यानी 19 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो इलाहाबाद में आयोजित हुआ। अब यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से हम लोग जो है इन सब चीजों को पढ़ाते हैं। देखिए, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, तो बहुत सारी चीजों को हम एक जगह ही रख करके समझा पाते हैं। जैसे हम जो है अगर पहले अधिवेशन की बात करें तो महासचिव कौन था, अध्यक्ष कौन था, कांग्रेस के उद्देश्यों को तय किया गया, कौन कौन प्रमुख सदस्य थे। दूसरे की हम बात करें तो कुल 434 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, कहीं कहीं 436 भी लिखा है। तो कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष यानी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमकेश चंद्र बनर्जी यानी हिंदू ने की। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी यानी एक पारसी ने की। ये दो धर्म हो गया, हिंदू और पारसी। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की यानी कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता एक मुस्लिम ने किया। चतुर्थ जो इलाहाबाद में हुआ इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया। जॉर्ज यूले के बारे में दो है फैक्ट, ये प्रथम अंग्रेज या प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था कांग्रेस का और साथ ही साथ प्रथम ईसाई अध्यक्ष था। तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में हिंदू, दूसरे अधिवेशन में पारसी, तीसरे अधिवेशन में मुस्लिम और चौथे अधिवेशन में पहला यूरोपीय और ईसाई अध्यक्ष। तो 4 के 4 एक लाइन से जो अधिवेशन हुए उसमें 4 धर्मों के लोग आए। तो समझ लीजिए कि किस प्रकार से कांग्रेस के संस्थापक कांग्रेस को बनाना चाहते थे, उसका चरित्र कितना वो सेकुलर रखना चाहते थे, वो सबको इसमें प्रतिनिधित्व देने का प्रयास कर रहे थे। अब यहां पे आप देखिए जितने तथ्य थे, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन द्वारा कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा गया। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1880 विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना, इसने इंडिया नामक पत्र निकाला। ये सारी चीजें एक ही जगह बड़े अच्छे से हम लोग चार्ट के माध्यम से कवर किए हुए हैं पूरा जो है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे, उससे कभी नहीं जुड़े? फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, तो सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे, बल्कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बराबर विरोध किया। मुस्लिम युवाओं को इन्होंने कहा कि कांग्रेस की सदस्यता उन्हें नहीं लेनी चाहिए और इससे आगे बढ़ के इन्होंने राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद के साथ मिलकर के यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन की भी स्थापना की कांग्रेस का विरोध करने के लिए। तो सर सैयद अहमद खान, डी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो उग्र राष्ट्रवादियों के सबसे मुखर आवाज रहे लोकमान्य तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए। 1905 के बनारस अधिवेशन से ही यह प्रयास होने लगा था कि गर्मपंथियों का अध्यक्ष चुन करके आए। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में गर्मपंथियों ने लाल या बाल में से किसी को अध्यक्ष बनाने का प्रयास किया। हालांकि नरमपंथियों ने दादा भाई नौरोजी के नाम को प्रस्तावित कर दिया, तो दोनों खेमा दादा भाई नौरोजी का बड़ा सम्मान करता था, तो वहां मान लिया गया। फिर 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया जाना था, जो कि मध्य प्रांत में था। तो यह हुआ कि अब यहां पे नागपुर में बाल गंगाधर तिलक शायद अध्यक्ष हो जाएंगे।
लेकिन नरमपंथियों ने अधिवेशन का केंद्र सूरत कर दिया कि सूरत में आयोजित होगा। और कांग्रेस की एक परंपरा यह थी कि जिस भी प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है उस प्रदेश का निवासी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो सूरत तत्कालीन बंबई प्रांत का हिस्सा था और बंबई प्रांत के पूना के ही निवासी थे बाल गंगाधर तिलक। इसलिए 1907 का जो सूरत में अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता से अयोग्य हो गए, अपात्र हो गए बाल गंगाधर तिलक, तो वहां भी नहीं बन पाए। हालांकि लाला जी का नाम गर्मपंथियों ने आगे बढ़ाया, लेकिन लाला जी भी नहीं बन पाए, रास बिहारी घोष बन गए। फिर उसके बाद सारी दिक्कतें हुई, तो बाल गंगाधर तिलक तो कभी नहीं बन पाए। लेकिन लाला लाजपत राय विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बने कांग्रेस के 1920 में। अगला, लाल बाल पाल और त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और इनमें से कोई नहीं। तो लाला लाजपत राय लाल बाल पाल त्रिगुट से पहले व्यक्ति थे जो कि अध्यक्ष बने 1920 का कलकत्ता का विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। तो लाल बाल पाल त्रिगुट के लाला लाजपत राय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यहां पे आप देखिए, इन जनरली इस तरह के फैक्ट्स जो है, ये ऐसे चार्ट्स आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इन जनरल इस तरह के फैक्ट्स आपको चार्ट्स में नहीं देखने को मिलेगा। देखिए यहां पे लिखा है विशेष अधिवेशन 1920 कलकत्ता, लाला लाजपत राय। क्या महत्वपूर्ण विषय हुआ जिसके कारण इस चार्ट को हमने जो है, इस घटना को या इस अधिवेशन को इस चार्ट में जगह दी? तो यहां पे लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन, गरम दल के प्रतिनिधि कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो 1905 के बनारस अधिवेशन से जो गरमपंथियों का दावा अध्यक्ष पद के लिए था वो अंततः विशेष अधिवेशन जो 1920 में हुआ उसमें जाकर के पूरा हुआ। तो गरम दल के प्रतिनिधि कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिर 35वां 1920 नागपुर सी विजय राघव चेरियार। क्या क्या हुआ देखिए सारी चीजें। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन, कांग्रेस द्वारा पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की गई, प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया, ये सारी चीजें। ठीक है। अगला, निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा रही? सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट का जब नाम आ गया तो फिर ज्यादा सोचना नहीं है, सी इसका उत्तर है। आगे, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 होम रूल लीग की नेत्री एनी बेसेंट को कांग्रेस ने अपने कलकत्ता के अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया और होम रूल को कांग्रेस ने अपना एक उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया। अगला, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आप देखिए एक लाइन से, कितना फेमस ये प्रश्न है, एक लाइन से पूछा गया है और हर स्टेट पीएससी में पूछा गया है। किसी ने भी इस प्रश्न से जो है अपने को दूर नहीं रखा है, सबने पूछ लिया है। ठीक, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी नलिनी सेनगुप्ता, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कादम्बिनी बोस। तो अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी एनी बेसेंट, सी। अगला, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित रमाबाई, सरोजनी नायडू और राजकुमारी अमृता कौर। तो सरोजनी नायडू सी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी और भारतीय महिला अध्यक्षा थी। और अगर भारतीय और विदेशी के भेद को मिटा दिया जाए तो यह कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्षा थी
और कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्षा नलिनी सेन गुप्त थी, एक ब्रिटिश महिला जिन्होंने एक भारतीय बंगाली से शादी की थी। ये कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष हुई, नलिनी सेन गुप्त। ये विदेशी महिला थी लेकिन एक भारतीय से इन्होंने शादी किया था। तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा सरोजिनी नायडू। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस प्री 2004 में पूछा गया और झारखंड पीसीएस प्री 2011 में इसे सीधे सीधे उठा लिया गया। आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है यह पूछा जा रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं हुआ था, बंबई में हुआ था। गलत, तो एक गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, बिल्कुल हुआ था, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया, निश्चित रूप से। तो 1916 का लखनऊ समझौता दो बड़ी घटनाओं का गवाह रहा। पहला तो ये कि 1907 में कांग्रेस के बाहर निकाले गए गर्मपंथियों की कांग्रेस में अब एंट्री हो गई, यानी कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों आपस में एकजुट हो गए, दोनों में एक समझौता हो गया। साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी एक समझौता हुआ जिसे हम लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग योजना या लखनऊ समझौता के रूप में जानते हैं। तो 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो 2 और 3 सही है, तो सी इसका उत्तर है। तो 27 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? भागलपुर, पटना, रांची, बांकीपुर। तो ये देखिए, ये एक राज्य आधारित प्रश्न है। ये इन जनरल बांकीपुर बिहार के अधिवेशन की चर्चा बहुत नहीं होती है। तो डी इसका उत्तर है, बांकीपुर बिहार। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर बिहार में आयोजित हुआ। अगला, ये देखिए प्रश्न कितना प्रसिद्ध है, कितने एग्जामों में एक लाइन से पूछा गया। देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर के रहूंगा? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 और लखनऊ अधिवेशन 1916। तो बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना को प्रमुख शिल्पी माना जाता है कांग्रेस लीग योजना का, यानी लखनऊ पैक्ट का। और लखनऊ के सम्मेलन में ही कांग्रेस के दोनों धड़े एक हुए और इसी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के मंच से बहुत ही सशक्त स्वर में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, और यह कालजयी वाक्य बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 कथन दिए हैं और इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं यह पूछा जा रहा है। आईएएस प्री 2000 में यह प्रश्न पूछा गया। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी? नहीं, गलत है। यह प्रथम भारतीय महिला थी, प्रथम महिला नहीं थी, एनी बेसेंट थी वो। तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो यह वाक्य गलत है। सीआर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे? तो बिल्कुल वे जेल में थे। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने सीआर दास को जेल में बंद कर दिया था। तो जेल से ही कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता इनको सौंपा गया।
और इनकी जगह पर चूंकि ये जेल में थे तो हकीम अजमल खान ने संचालन का कार्य किया। तो सीआर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, वे जेल में थे, तो निश्चित रूप से यह तो सही है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने? नहीं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम तो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष बने ही नहीं, तो प्रथम और द्वितीय की कोई बात नहीं। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो हां, अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो 2 और 4 ये सही है। तो 2 और 4 कहां है? बी, तो बी इसका हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो यह सेफ्टी वाल थियरी से प्रश्न उठाया गया है, जिसके ऊपर लाला लाजपत राय ने बहुत बात की थी और उन्होंने यह बताने का प्रयास किया था कि ब्रिटिशों ने ही, बल्कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग की यह उपज थी कि एक जो है सेफ्टी वाल के रूप में कांग्रेस को स्थापित किया जाए। तो लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय, तो डी इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो इसका उत्तर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन शायद भारत का सबसे अलोकप्रिय गवर्नर जनरल और वायसराय था। उसी का यह कथन है कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, या इसी बात को इस तरीके से भी, चूंकि ये तो अंग्रेजी में लिखा गया, उसका हिंदी अनुवाद होता है, तो कांग्रेस अब अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और मेरी भारत में रहते हुए यानी गवर्नर जनरल रहते हुए सबसे बड़ी अभिलाषा यही है कि मैं कांग्रेस की शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। तो यह प्रश्न हो गया, उत्तर है बी, लॉर्ड कर्जन। आगे, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, वे थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की और अपने अध्यक्षीय भाषण में, ध्यान दीजिए, ये बंगाल के व्यक्ति थे और बंगाल में बंगाली बोली जाती, हिंदी नहीं बोली जाती, लेकिन इन्होंने भी हिंदी का समर्थन किया कि हिंदी ही एक भारतीय भाषा है जो पूरे भारत के संपर्क की भाषा बन सकती है, लेकिन हिंदी देवनागरी लिपि में ना हो, जिस लिपि में यह लिखा गया है इस लिपि में ना हो, हिंदी रोमन लिपि में हो, जैसे आजकल एसएमएस लिखे जाते हैं। ठीक है, तो उसकी बात सुभाष चंद्र बोस जी ने कही थी। अगला, भारत के स्वातंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? सी राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो महात्मा गांधी ने यह कहा कि चूंकि कांग्रेस का गठन एक प्रकार से भारत की स्वतंत्रता के लिए किया गया था और चूंकि जब भारत स्वतंत्र हो गया तो कांग्रेस का काम पूरा हो गया, अब इसको भंग कर दिया जाए, इसको समाप्त कर दिया जाए। और आजकल कांग्रेस के विरुद्ध गांधी जी की इसी बात को कोट किया जाता है कि कांग्रेस ने तो गांधी जी की भी बात नहीं मानी, गांधी जी ने तो यही कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, तो गांधी जी की भी बात नहीं इन्होंने मानी और गांधी जी को अपने बहुत बड़े नेता के रूप में ये लोग प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनकी बात इन्होंने मानी नहीं। तो सी उत्तर है महात्मा गांधी। अगला, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? बीजी तिलक, एनसी केलकर, सीआर दास, आईवी सेन। तो देखिए, बीजी तिलक के लिए भी प्रयास किया गांधी जी ने, सीआर दास के लिए भी प्रयास किया, ये दोनों लोग उनको उपलब्ध नहीं हो सके, तो फाइनली एनसी केलकर और आईबी सेन को चुना गया।
तो ए इसका उत्तर है 2 और 4। तो ए इसका उत्तर है 2 और 4। आगे बढ़ते हैं। 36, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? यह यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2008 में पूछा गया, बड़ा शानदार प्रश्न है। लॉर्ड इरविन कराची, लॉर्ड विलिंगटन बंबई 1915, यही इसका उत्तर है। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भाग लिया था 1915 में, लेकिन उस समय लॉर्ड विलिंगटन भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय के नहीं था, बल्कि वो बंबई का गवर्नर था। तो बंबई के गवर्नर के रूप में लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन जो कि 1915 में आयोजित हुआ था उसमें भाग लिया। हालांकि लॉर्ड विलिंगटन बाद में भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय बना और उसका कार्यकाल 1931 से 1936 के बीच था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? लखनऊ अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन। तो नागपुर अधिवेशन 1920 जिसमें असहयोग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और भी बहुत सारे काम किए गए, वो आगे जो है हम इसकी बात करेंगे एक एक करके। इसी तरह के प्रश्न ही हैं। निम्नलिखित में किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। तो यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया, नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित किया था। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक कार्य यह भी किया गया कि कांग्रेस की प्रांतीय समितियों को भाषा के आधार पर गठित किया गया। ठीक है। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को स्वीकार कर दिया। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो सत्य बताना है, तो डी इसका उत्तर है। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात कांग्रेस के प्रांतीय समितियों का गठन भाषा के आधार पर होने लगा। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को स्वीकार कर दिया। तो इसी कांग्रेस ने 1948 में यह कहा कि भाषा के आधार पर प्रांतों का हम गठन नहीं करेंगे। नेहरू की लीडरशिप वाली कांग्रेस इस बात से बहुत डर रही थी कि अगर हम भाषा के आधार पर आजादी मिलने के तुरंत बाद प्रांतों का गठन करेंगे तो कहीं ऐसा तो ना हो कि जो भारत की अखंडता है वो खंड खंड हो जाए। तो इस पर पूरा एक लेक्चर ही होता है। ठीक है, भारत में किस प्रकार से नए नए राज्य बने उसका। अगला, 1922 में गया के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, एसएन बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खान। तो बीपीएससी प्री 2015 में पूछा गया, चित्तरंजन दास, देश बंधु चित्तरंजन दास ने 1922 के गया कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की। और 1922 में कांग्रेस का जो गया अधिवेशन था उसमें स्पष्ट रूप से कांग्रेस के भीतर 2 विचारधाराएं दिखी। एक, जिनको का कहना था कि हमें गांधी जी के बताए हुए रचनात्मक कार्यों को करना चाहिए, यानी खादी को बढ़ावा देना चाहिए, यानी अस्पृश्यता निवारण के लिए काम करना चाहिए, यानी छुआछूत को रोकने के लिए काम करना चाहिए, मद्यपान को निषेध करने के लिए काम करना चाहिए, चरखे को अधिक से अधिक प्रसारित करने के लिए काम करना चाहिए, खादी को बढ़ावा देना चाहिए, आदि आदि। यानी जो गांधीवादी कांग्रेस का मूल था उसको हमें बढ़ाना चाहिए। इसके प्रमुख समर्थक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि आदि। एक दूसरा समूह कांग्रेस के अंदर दिखा, तो ये जो पहला समूह था इसे यथास्थितिवादी या
परिवर्तन विरोधी कहा गया, यानी नो चेंजर। और जो दूसरा गुट था उसे प्रो चेंजर कहा गया, यानी युगांतकारी कहा गया, यानी परिवर्तनवादी कहा गया। इस दूसरे गुट का नेतृत्व कर रहे थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास का यह तर्क था कि कांग्रेस को विधान परिषदों के चुनावों का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। रचनात्मक कार्य कांग्रेस कर रही है, करे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे विधान परिषदों का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। पहले गुट का यह कहना था कि हम विधान परिषदों में नहीं घुसेंगे, हम केवल रचनात्मक काम करेंगे। लेकिन परिवर्तनवादियों का यह तर्क था, प्रो चेंजर्स का, कि नहीं, हमें विधान परिषदों का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, हमें उसमें प्रवेश करना चाहिए, कांग्रेस की नीतियों का विरोध करना चाहिए और विधान परिषदों के अंदर असहयोग आंदोलन को लेकर के हमें जाना चाहिए। ये पूरा एक लेक्चर है, बड़े डिटेल में हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो 1922 में गया के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने अध्यक्षता की थी, महासचिव थे मोतीलाल नेहरू, और इन दोनों लोगों ने, जब इनका प्रस्ताव गिर गया तो कांग्रेस के अध्यक्ष और महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया और इन्होंने 1923 में, जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? बीजे गोखले, एम के गांधी, बी आर अंबेडकर। तो एम के गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की। तो 41 का हमारा उत्तर है बी। अगला, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथियानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, श्रीमती सरोजनी नायडू। यूपीपीसीएस मेंस 2002 और यूपीपीसीएस मेंस 2004 में यह प्रश्न पूछा गया है। अब चूंकि क्रम पूछ रहा है, कौन पहले हुआ, कौन उसके बाद हुआ, कौन उसके बाद हुआ, इस तरह का प्रश्न। हालांकि ये चारों के चारों नाम बड़े हैं। महात्मा गांधी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और इतने बड़े नेता थे, तो इनके बारे में तो जानना ही होगा कि भाई ये कब कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। श्रीमती सरोजनी नायडू तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा थी, तो इनके बारे में भी जानना ही होगा। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री और वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री, तो ये सब बड़ी हस्तियां हैं। ऐसा कोई इसमें नाम नहीं है कि मतलब जिसके बारे में लोग न पढ़े, लेकिन फिर भी अगर एक क्रम से पूछा गया है तो मैं इसे एक कठिन प्रश्न मानूंगा। ठीक है, अगर इसमें दिमाग लगाना हो तो हम ऐसे लगा सकते हैं कि महात्मा गांधी उम्र में इन सब लोगों से काफी बड़े थे। हालांकि ये कोई पैरामीटर नहीं हुआ, कोई उम्र में बड़ा होगा तो बाद में भी बन सकता है, कोई छोटा होगा तो पहले भी बन सकता है। हालांकि एक मोटे तौर पे अनुमान लगाने के लिए ऐसे लगाया जा सकता है, यह भी एक तथ्य हो सकता है, थोड़ा ही सही हो लेकिन थोड़ा सही हो सकता है। लेकिन अगर देखें हम कि महात्मा गांधी को अगर हम पहले मान ले तब भी हमें डी केवल से छुटकारा मिलता है। 3 ऑप्शन तो मुंह बाय उसी तरीके से खड़े रहते हैं, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा कठिन प्रश्न है। महात्मा गांधी ने एक बार केवल कांग्रेस की अध्यक्षता की, 1924 का कांग्रेस का अधिवेशन जो बेलगांव में आयोजित हुआ था। श्रीमती सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा थी और इन्होंने कांग्रेस के कानपुर में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता की थी 1925। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ऐसे में हम देखें तो पहला नाम महात्मा गांधी 1924, फिर दूसरा नाम यानी क्रम से श्रीमती सरोजनी नायडू 1925, महात्मा गांधी के ठीक 1 वर्ष बाद। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू 1929 और उनके ठीक 2 साल के बाद वल्लभ भाई पटेल तीसरे नंबर पे। तो सी इसका हमारा उत्तर है। 42 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहां हुआ था? तो 1924 का अधिवेशन कहां हुआ था? तो बेलगांव में हुआ था। गया, अमृतसर, बेलागांव या बेलगांव, कानपुर। ये चार ऑप्शन में से सी बेलागांव या बेलगांव। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो देखिए थोड़ा सा घुमा करके ठीक वही प्रश्न पूछा गया है। इलाहाबाद अधिवेशन, ऑप्शंस में थोड़ा परिवर्तन। गया अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, कराची अधिवेशन। तो बेलगांव अधिवेशन 1924। सी इसका हमारा उत्तर है। आगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में अध्यक्ष है, सूची 2 में अधिवेशन है। तो अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अमृतसर, बंबई, कानपुर, रामगढ़। तो हमेशा की तरह हम सबसे आसान, जो सबसे प्रसिद्ध घटना रही उससे ही लेंगे, यानी जो सबसे प्रसिद्ध अध्यक्ष रहे जिनसे बार बार सवाल पूछा गया। तो इसमें सरोजनी नायडू को हम सबसे प्रसिद्ध मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर सरोजनी नायडू की हम बात करें तो ये कानपुर के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की 1925 में। तो बी का 3 होगा। तो बी का 3 हमें कहां कहां दिख रहा है? तो बी का 3 हमें ए में दिख रहा है और डी में दिख रहा है, यानी सी और बी इसका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब जो है हम दूसरा नाम अगर देखें तो मोतीलाल नेहरू, अमृतसर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक बाद ये अधिवेशन हुआ था। तो मोतीलाल नेहरू, अमृतसर, 1919। तो सी का 1 अगर हम देखते हैं तो हमें केवल डी में मिलता है और यही डी हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार से इस तरह के प्रश्न अगर आप देखें तो उससे घबराना नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है, उत्तर निकलेगा। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद, रामगढ़। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1936 में यह विचार अभिव्यक्त किया जवाहरलाल नेहरू ने। तो समाजवादी विचारधारा से ये प्रभावित थे। अगला, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? अबुल कलाम आजाद ने, जेवी कृपलानी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो 47 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, आनंद मोहन बोस, भूपेंद्र नाथ बोस। तो 20 का उत्तर है अबुल कलाम आजाद। तो अबुल कलाम आजाद के नाम 2 रिकॉर्ड है कांग्रेस से जुड़ा हुआ। पहला तो ये कि ये सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो कांग्रेस के 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। तो सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने, पहला। और दूसरा ये कि ये कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक आजादी से पूर्व अध्यक्ष रहे, यानी 1940 से लेकर के 46 तक लगातार 6 वर्षों तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन और भारी उथल पुथल का माहौल था, विश्व युद्ध भी चल रहा था। तो कांग्रेस के सम्मेलन नहीं हुए। तो ये 1940 से लेकर 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो सबसे लंबे समय तक, लगातार और सबसे कम उम्र के, ये सब रिकॉर्ड इनके पास है, अबुल कलाम आजाद। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 कांग्रेस के अध्यक्ष और सूची 2 अधिवेशन स्थल। तो ये इधर चला गया, ये कानपुर है। ठीक है, तो डॉक्टर M.A. अंसारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस बड़ा नाम। तो ये कांग्रेस के कब अध्यक्ष रहे, ये बार बार पूछा भी जाता है और ये याद भी होना चाहिए। तो इन्हीं से हम उठाते हैं। तो डी
का 1 हरिपुरा, तो डी का 1 है, तो डी का 1 कहां है? सी, केवल सी में डी का 1 है और कहीं नहीं है। इसका मतलब आपका उत्तर आ गया, सी उत्तर है। अब दूसरा प्रयास करते हैं। सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा, तो ये कब रही? कानपुर में रही, ये सेकंड कानपुर, ठीक है। तो सी का 2 यहां आ गया है कानपुर, अभी मैंने लिखा था फिर मिटा दिया। तो सरोजनी नायडू कानपुर, आइए देखें सी का 2, सी का 2 कहां दिख रहा है? केवल सी में दिख रहा है। यानी अगर आपको सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा याद हो या केवल इतना याद हो सरोजनी नायडू कानपुर, तो ये आप इसका उत्तर दे लेंगे, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? अभी मैंने जैसा कि आपको बताया, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, जी.के. गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो इसका उत्तर है अबुल कलाम आजाद, बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल। तो जब भारत आजाद हुआ तब कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। तो सी हमारा उत्तर है 51 का। अगला, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सेम प्रश्न है, प्रश्न में कोई अंतर नहीं है। भारत की आजादी और भारत का विभाजन तो सब एक साथ ही हुआ। तो जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी राजगोपालाचारी। तो जेबी कृपलानी यानी ए इसका उत्तर है। आगे, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919। सी उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 का अधिवेशन। हालांकि यह भी कहा जाता है कि जन गण मन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 1911 के अधिवेशन में गाए जाने से पहले कहीं और भी गाया गया था, जिसको छुपाया जाता है। बताइएगा वो कहां गाया गया था अगर आप जानते हो तो। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन 1919 अंतिम अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक जी ने भाग लिया था, क्योंकि असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई। तो 54 का हमारा उत्तर है डी। तो इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके अधिवेशनों से विभिन्न परीक्षाओं में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हमने एक क्रम से देखा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।